हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो हैं तो उत्तराखंड के, लेकिन उनकी जो पहचान है वो मराठी समाज में है। अरे भाई कसा आहे रे बरा आहे ना? अरे बाबा कवरे दिस आला नाही रे. अरे बोलून बोलून दमलो तुला. अरे कुठं होता तू? हा बराच ना. उत्तराखंडी भले ही उनको ना जानते हो, लेकिन मराठी समाज के बीच, मराठी लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान है। क्या कैसे एक पहाड़ी जो है वो मराठी समाज में इतना अंदर तक चला जाता है कि आज उसकी पहचान मराठी समाज में उत्तराखंडी समाज से ज़्यादा है। जॉनी लीवर जो सामने बैठे थे वो स्टेज पर आके बोले, मैं अगर हिंदुस्तान का हिंदी में कॉमेडी करने वाला जॉनी लीवर हूँ तो आज से ये मराठी का जॉनी रावत है, इसका नाम भी आज से जॉनी होगा. कसं काय पाहुणं बरं आहे का? अरे बाबा काय मजा, तुम्हाला काय सांगू राव. अरे कमाल है कमाल है. आगरी डॉन है, आगरी शोले है, तो ये सिलसिला किस तरह शुरू हुआ? किती माणसं होती रे हा? ती दोन ना तुम्ही तीन तरी हलवी त्याला काय वाटलं रे? हात हलवी त्याला गब्बर खुश व्हाल, खावाला तांदळाच्या भाकऱ्या देल, पिवाला जांभळाची दारू देल. हा तो उनको ऐसा लगता है कि जॉनी रावत ये आगरी है. तो बोले अरे तेरे को क्यों बुलाया? मैं बोला मेरे को क्यों बुलाया, मैं उत्तराखंड हूँ. हाँ तू तो आगरी है. मैंने कहा नहीं आगरी नहीं हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ. मैंने जो पहुंचाई थी पहुंची कि नहीं पहुंची, वो पहुंची नहीं थी. सुनील बोले आपने जो पहुंचाई थी पहुंचने से पहले मैं यहाँ पहुंची न जाने कहाँ पहुंची. यहाँ पर जो है मराठी के लिए लोग जो है कि बस हमारी मराठी भाषा है. गढ़वाल और कुमाऊं में हमें वो अस्मिता नज़र नहीं आती है, गढ़वाली कुमाऊनी से हमें उतना प्रेम नज़र नहीं आता है. यहाँ पर क्या हुआ है कि एक शक्ति हुई है कि मराठी बोलनी ही चाहिए. और हमारे पिताजी कहते थे कि हम भले महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन घर में हर एक को गढ़वाली आना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमारे घर में सभी गढ़वाली बोलते हैं. और ये जो चल रहा है कि कुमाऊनी और गढ़वाली, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हो जाए ना तो जो हम लोग आज देख रहे हैं उससे भी वो भव्य दिव्य होगा. भले हम मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं या देहरादून में है, कलकत्ता में है, कहीं पे भी हो, हमारी मातृभाषा हमको आनी ही चाहिए. जब किसी गरीब का सामान उसके घर के दहलीज के बाहर फेंक दिया जाता है ना राजा, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है तुम लिखना. उत्तराखंड के पहाड़ी हर क्षेत्र में आगे हैं. आप दिल्ली चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, या फिर देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, एक ना एक पहाड़ी आपको ज़रूर मिलेगा, हर फील्ड में मिलेगा. आज हम जब मुंबई में बैठे हुए हैं तो हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो हैं तो उत्तराखंड के, लेकिन उनकी जो पहचान है, उनकी जो सेलिब्रिटी है वो मराठी समाज में है. और स्पेशली मैं बात करूं तो आगरी समाज में उनको खासी पहचान मिलती है. तो आज हम आपको ऐसे एक शख्स से मिलाने वाले हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, और ख़ासकर उत्तराखंडी भले ही उनको ना जानते हों, लेकिन मराठी समाज के बीच, मराठी लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान है. हम बात कर रहे हैं हास्य सम्राट जॉनी रावत जी की. जॉनी रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए. नमस्कार तमाम सुनन वाल्या देखण वाल्या मारे भाई बहनों होते, दाना सेने होते, दीदी बुले होते, जॉनी रावत को नमस्कार. विकास जी, आपने मुझे अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. हमारे तमाम उत्तराखंडी हमारे भाई बहनों, दोस्तों, साथियों जो हमें सुनते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, मुझे देखकर जो हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं और जो अपना गम भूल जाते हैं, उन तमाम सुनने वालों को जॉनी रावत का नमस्कार, धन्यवाद. इसी से मेरा सवाल पहला निकलता है जॉनी रावत जी. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या जॉनी रावत ही आपका असली नाम है, और क्या कैसे एक पहाड़ी जो है वो मराठी समाज में इतना अंदर तक चला जाता है कि आज उसकी पहचान मराठी समाज में उत्तराखंडी समाज से ज़्यादा है? मेरा असली नाम है ताजिंदर. मेरे पिताजी का नाम है ताजिंदर श्याम सिंह रावत, और घर में मुझे बीरू के नाम से जानते हैं, और ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं. मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया पहली बार, मैं 1987 में मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ, जो मुंबई के साहित्य संघ केंद्र में जो हुआ. और उस वक्त दुनिया भर के जितने भी कॉमेडियन थे, हंसाने वाले कलाकार, वो सब इकट्ठा हुए थे. कम से कम 350-400 कॉमेडियन उस रंगमंच पर थे. और उसी रंगमंच पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन, कॉमेडी के बेताज बादशाह
जॉनी लीवर साहब थे। तो पहली बार जब मैंने परफॉर्म किया, पहली बार मैंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक बहुत ही प्रचलित भाषा, जिसे लोग बहुत कम जानते थे, कम बोलते थे, कम सुना था लोगों ने, वो भाषा थी आगरी बोली भाषा, जो महाराष्ट्र के रायगढ़, ठान्ना, विरार, वसई, नाला सोपारा, पेन, पनवेल, उरण ऐसे भागों में, ऐसे इलाकों में सुनी जाती है। उस भाषा पर मैंने मिमिक्री पेश की थी और जो सुनकर जॉनी लीवर जो सामने बैठे थे, प्रोग्राम देख रहे थे, वो इतना हंसे कि हंसते हंसते कुर्सी से नीचे गिर गए और वो इतना खुश हुए, वो स्टेज पर आके बोले, मैं अगर हिंदुस्तान का हिंदी में कॉमेडी करने वाला जॉनी लीवर हूँ तो आज से ये मराठी का जॉनी रावत है, इसका नाम भी आज से जॉनी होगा। तब से लोग मुझे जॉनी रावत के नाम से जानते हैं और आपकी अच्छी खासी पहचान उस नाम से है। जॉनी जी, इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल आपकी तरफ दागूं और मैं आपके बचपन को भी जानना चाहूँगा, लेकिन मैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जॉनी रावत को पहली बार देख रही है, कम से कम उत्तराखंड वाली ऑडियंस, उससे वो जानना चाहेगी कि जिसकी बात हम करें कि आगरी बोली की आप बात कर रहे हैं, मराठी की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 लाइनें जो भी आपको जोक्स याद हों उस भाषा में, जिस भाषा में आप कॉमेडी करते हैं, उसमें दोस्त सुनाएं उनको। सबसे पहले तो शुरुआत मेरी मराठी से हुई थी। मराठी भाषा ये महाराष्ट्र की बहुत ही प्रचलित भाषा है और महाराष्ट्र के हर घर में बोली जाती है, हर दिलों में बसी हुई भाषा है। और महाराष्ट्र में अलग अलग पट्टे में जाए तो अलग अलग भाषाएं चेंज होती हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के इस रायगढ़ ज़िले में बोली जाने वाली ये आगरी बोली भाषा है। इसमें जो बात करने का लहजा है वो ऑलरेडी इतना कॉमेडी है कि आदमी जब सुनता है तो अपने आप हंसता है। किसी को बुलाना भी हो तो उनकी आवाज़ ऊंचे पट्टी की आवाज़ होती है। अरे भाई कैसा है रे, बारा है ना, अरे बाबा कौरे दिस आला नाही रे, अरे बोलून बोलून दमलो तुला, अरे कुठं होता तू, बारास ना, इस टाइप से बोलते हैं। और ये भाषा में ही इतनी कॉमेडी है कि लोग इसको एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। जब भी मैं रंगमंच पर आता हूँ तो लोग फरमाइश करते हैं कि सबसे पहले आगरी में कुछ सुनाओ, तो मैं आगरी में ही सुनाता हूँ, क्योंकि इस आवाज़ को मैंने सबसे पहले रंगमंच पर मैंने लाया। ये बोली भाषा ज़्यादा कोई बोलता नहीं था। रंगमंच पर ज़्यादातर मराठी होते थे, मराठी नाटक होते थे, मराठी लोग कॉमेडी करते थे। लेकिन आगरी भाषा ये मैंने पहली बार रंगमंच पर लाई। उसके बाद मैंने इसको ऑडियो कैसेट में लाई और ऑडियो कैसेट में लाने के बाद मैंने 300 साढ़े 300 सिर्फ मराठी ऑडियो कैसेट मार्केट में पहुंचाई, जो महाराष्ट्र के घर घर में बजी। और उसके बाद मैंने नाटक किया आगरी में। घरवाला लगनाची घाई, यानी गधे को शादी की जल्दबाजी, वो मराठी आगरी में किया। उसके बाद मैंने पहली फिल्म आगरी में मैंने बनाई और पहली बार आगरी भाषा जो है मैंने टेलीविज़न पर लाई, जो हास्य सम्राट में आई, जी मराठी, कलर्स मराठी, सोनी पर, हर चैनल पर आगरी भाषा लोगों तक पहुंची। और उसके बाद लोग कहने लगे कि जॉनी रावत ये आगरी भाषा का पितामह भीष्म है। और मैंने उस भाषा को लोगों तक पहुंचाया और आज लोग इस भाषा में बहुत सारी कॉमेडी करते हैं। आप चैनल पे भी मराठी महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र के चैनल पर आपको इस भाषा में कोई ना कोई कॉमेडी करते हुए दिखाई देगा। और इसी भाषा की वजह से आज लोग मुझे जानते हैं। तो बात ऐसी है कि कॉमेडी में जब हम कॉमेडी करने जाते हैं तो हम लोग आवाज़, लहजा और एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वो कलर जो उस कैरेक्टर का कलर है वो दिखे, इसके लिए वो एक्सप्रेशन उतना लाउड करना पड़ता है, तब वो भाषा लोगों तक पहुंचती है। मैं बहुत सारे जोक करता हूं, तो एक जोक मैं आपको उसमें सुनाना चाहता हूं। शायद किसी को पता नहीं चलेगा कि ये, अगर आप भाषा नहीं जानते तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका मैं मतलब भी बताऊंगा। दिवाली का दिन था और दिवाली के कुछ दिन पहले लोग अपने घर को कलर निकालते हैं। तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया, तो उसके घर जाते ही उसने मुझसे पूछा कि ये कलर कैसा है। तो उसने आगरी में पूछा, अरे जाने, अरे बाबा यो कलर कैसा है रे, घराला कारलेला भिंतीला कलर कैसा है। मैंने कहा कलर चांगला है पण उठून नाही दिसत, मग बसून बघ। मतलब जो आपको कलर, मैंने पूछा, उसने मुझे पूछा कि कलर कैसा लग रहा है, मैंने जो घर पे निकाला है। मैंने कहा अच्छा है लेकिन उठ के नहीं दिख रहा। तो उसने कहा बैठ के देख।
तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों को मैंने पकड़ा और जिसको मैंने कॉमेडी बनाई। मतलब जो लोग मैंने देखे जिंदगी में, जो जो मुझे मिलते गए, उन्हीं को पकड़कर उन्हीं में से कुछ निकाल कर उन्हीं को मैंने वापस किया और जिसको लोगों ने पसंद किया और जिसकी वजह से जॉनी रावत आज घर घर में पहुंचा है। घर घर में पहुंचा है। जॉनी रावत की जब हम बात करते हैं, मैं आपकी कॉमेडी में आने की एंट्री जो हुई उसकी भी बात करूंगा, लेकिन मैं बचपन का जानना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड का रावत परिवार जो है वो मुंबई कब आया, किन स्थितियों में आया और कैसा जॉनी रावत का बचपन पूरा रहा है। मेरे पिता जो थे, हमारा गांव जो है, हमारा गांव पौड़ी गढ़वाल में है और पट्टी है कोलागाड़ और हमारे गांव का नाम है कुणच खाल। तो मेरे पिताजी पिथौरागढ़ में पढ़ते थे। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो जब बम्बई आए तो मुंबई आने के बाद उन्होंने नौकरी की बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, बीपीटी जिसको कहते हैं, बीपीटी में नौकरी की। और उसी नौकरी के दौरान हम लोग भाइयों का जन्म हुआ मुंबई में। मेरा जन्म हुआ 1967 में, 1967 में मुंबई के चेंबूर में। और यहाँ पर पैदा होने की वजह से यहाँ की बोली भाषा हमने पकड़ ली, यहाँ की बोली भाषा सीख ली और हम यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे खेले कूदे। लेकिन हमारा गांव आना जाना लगातार रहा और हमारे पिताजी कहते थे कि हम भले महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन घर में हर एक को गढ़वाली आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे घर में सभी गढ़वाली बोलते हैं। मेरी माँ, मेरे भाई, हम 7 भाई थे, हम सातों के सातों भाई गढ़वाली बोलते थे। हमारा पूरा परिवार गढ़वाली बोलता था। और जहाँ हम रहते थे वर्ली में, बीपीटी कॉलोनी में, वहाँ पे कॉलोनी में रहने वाले भी हमारे साथ रह के गढ़वाली बोलना सीखे। क्या बात है, क्या वो भी हमसे गढ़वाली में बात करते थे। तो ये मेरा बचपन जो था बहुत ही मतलब कॉमेडी में बीता। हम 7 भाई थे, सातों के सातों कार्टून थे। मतलब कुछ ना कुछ मजाक मस्ती कॉलोनी में लगे रहते थे और उसकी वजह से बचपन से मुझे आदत थी, किसी न किसी को देख लिया, पकड़ लिया। मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो हमारे मास्टर जी की आवाज़ निकालता था, बच्चों की आवाज़ निकालता था, कभी कभी प्रिंसिपल की आवाज़ निकालता था। ये सब खूबियाँ मुझे बचपन से थी। और मेरे बड़े भाई जो है नरेंद्र सिंह रावत, वो भी मिमिक्री करते थे। वो कॉमेडी करते थे, वो मिमिक्री करते थे। लेकिन वो जब टेलीफोन एक्सचेंज में, मुंबई टेलीफोन एक्सचेंज में जब जॉब पे लगे तो वहाँ पे भी उनके जो कंपनी में कुछ फंक्शन होते थे तो वहाँ वो मिमिक्री करते थे। तो मैं उनको देखा करता था और वो जो फिल्म कलाकारों की आवाज़ें निकालते थे उनको देख देख कर मैं भी थोड़ा बहुत सीखने लगा और मुझे भी वो थोड़ा बहुत मेरे अंदर आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने भी कोशिश करनी शुरू की और शुरुआत कर दी। पर जॉनी रावत जी, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक गढ़वाली परिवेश का बंदा जो है वो आता है, अब हिंदी पट्टी के लोग हैं हम लोग अगर हम बेसिकली कहें, और लेकिन आपने हिंदी की बजाय सबसे ज़्यादा पकड़ मराठी पर की। आपने मराठी में ज़्यादा कॉमेडी की, आप हिंदी में भी करते हैं हाँ, और ज़्यादा आपकी वहाँ, लेकिन क्यों मराठी चुनना? नहीं, मैं पहले हिंदी में ही करता था। ओके। मेरी शुरुआत हिंदी से हुई। मेरी पहली कैसेट जो थी वो टी सीरीज़ ने निकाली थी। टी सीरीज़ के गुलशन कुमार जी के कंपनी से निकली हुई कैसेट थी जिसका नाम था फिल्म स्टार नाइट। और वो अपने नॉर्थ में, मतलब दिल्ली, पंजाब, उस तरफ बहुत चली। लेकिन उसके बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला कि जब एक कंपनी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदी करते हो, हमको मराठी चाहिए। तो मैंने कहा मैं मराठी करता नहीं, मैंने कभी मराठी की नहीं। तो हमारे डोंबिवली में, मैं डोंबिवली में रहता हूँ, डोंबिवली महाराष्ट्र में ही है और थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं डोंबिवली में रहता हूँ। तो डोंबिवली में हमारे एक रिकॉर्डिस्ट थे जिनका नाम था सुहास कुलकर्णी और वो मराठी ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कि तू यार महाराष्ट्र में रहता है, हिंदी में ठीक है तू करता है, लोगों को पता है कि जॉनी रावत हिंदी में करता है, मराठी में भी करना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैंने कभी किया नहीं। तो मैं और सुहास कुलकर्णी हम दोनों एक दिन पूरी रात दिन बैठकर हमने एक स्क्रिप्ट बनाई मराठी में और जिसका नाम रखा पोट धरून हंसा, यानी पेट पकड़कर हंसिए। ये कैसेट की रिकॉर्डिंग हुई उल्लासनगर में, स्वर लहर स्टूडियो करके एक छोटा सा स्टूडियो था, वहाँ हुई। और वो मुझे पता नहीं था कि ये कैसेट क्या कमाल करेगी। वो मराठी में मेरी पहली कैसेट थी जो जैसे ही मार्केट में आई, आने के बाद वो इतनी चली, कम से कम उस ज़माने में 1.5 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा उस कैसेट ने बहुत रिकॉर्ड किया। और इतना रिकॉर्ड किया कि धीरे धीरे वो कैसेट करोड़ों में बिकने लगी, करोड़ों में उसका हिसाब हुआ। और
अगर उस कंपनी ने पेपर वर्किंग की होती ढंग से तो मेरा नाम आज गिनीज बुक में चला जाता। मतलब महाराष्ट्र में मराठी, एक नॉन मराठी आदमी मराठी कैसेट बनाता है और वो कैसेट सात समुद्र के पार जाती है। कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। वो कैसेट घर घर में पहुंची और जिसकी वजह से जॉनी रावत कौन है ये सिर्फ आवाज़ की वजह से लोग पहचानते थे। मेरा चेहरा कोई नहीं जानता था, सिर्फ आवाज़, क्योंकि ऑडियो कैसेट थी। ये बहुत अच्छी बात है और मतलब एक कलाकार के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब बात करते हैं, क्योंकि जब हम मुंबई की मराठी की बात करते हैं वो आगरी भाषा से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट नज़र आती है। तो क्या जो पोट धरून हंसा, क्योंकि उसके 5-6 पार्ट हमको यूट्यूब पर अभी भी देखने को मिल जाते हैं, क्या वो पूरी एकदम शुद्ध मराठी जो हम बोलते हैं वो थी या आगरी भाषा में? अलग अलग थी, सिर्फ आगरी नहीं थी। उसमें महाराष्ट्र की बहुत सारी भाषाएं मैंने ऐड की थी, क्योंकि हर भाषा में मैंने उसमें कॉमेडी की थी। तो महाराष्ट्र में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं मराठी में, वो सारी भाषाएं मैंने उसमें ली। आप जैसे मुंबई के बाहर जाएंगे तो पहले तो आपको आगरी सुनने को मिलती है, मराठी सुनने को मिलती है। आप जब कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा जाएं तो वहाँ आवाज़ चेंज हो जाती है, डब चेंज होता है। कसं काय पाहुणं बरं आहे का? अरे बाबा काय मजा आहे, तुम्हाला काय सांगू राव, अरे कमाल है कमाल है, अरे बाबा तुम्हाला सांग तू, ये टाइप की बोली बोली जाती है। तो मैंने महाराष्ट्र की कुछ 4-5 बोलियां पकड़ी और उन पर मैंने काम किया, उनके ऊपर वर्क किया और कैरेक्टर कैसे मिलते हैं दुनिया में, उन सब कैरेक्टर को मैंने पकड़ा और जो मुझे अच्छा लगा उन पर मैंने कॉमेडी करना शुरू किया। और जो मुझे दिखता गया मैंने उसी पर किया। मैंने मतलब किसी का मतलब उठाया नहीं, कोई कर रहा है उसका उठा लिया और कर दिया। मैं खुद लिखता था, खुद सुनता था, खुद बनाता था और जो जिसके ऊपर वो घटित हुई है घटना उसी को जाकर सुनाता था। तो वो कहता अरे काय माझा डायलॉग मला मारतो का बाबा, मतलब मेरा ही डायलॉग मुझे मार रहा है। तो वहाँ से मुझे हर भाषा का थोड़ा ज्ञान होने लगा और मैंने हर एक को पकड़कर उसको आइटम बनाना शुरू किया। और जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करने लगे कि लोग जब सुनते थे, थिएटर में आते थे हॉल में प्रोग्राम देखने के लिए, तो उनको ऐसा महसूस होता था अरे ये तो हमारा आदमी है, अरे ये तो हमारा आदमी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हर भाषा को थोड़ा बोलता था और फिर लोग मुझे पसंद करने लगे। आपकी मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपकी आगरी भाषा में कई फिल्में आई हैं। आगरी डॉन है, आगरी शोले है। तो ये सिलसिला किस तरह शुरू हुआ? क्या इसके राइटर आप ही रहे? कैसे इन फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ? नहीं, मैं ऑडियो कंपनियों में बहुत सारी कैसेट बना चुका था। जितनी भी कैसेट मेरी निकली हिंदी मराठी में जो भी निकली तो लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक जाती हैं और नई कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो जब ऑडियो का ज़माना ख़त्म होने लगा तो मैं समझ गया कि अब ऑडियो कैसेट का काम ख़त्म हो रहा है, अब क्या करें आगे। फिर अचानक आया वीडियो सीडी, जो वीडियो सीडी बनती थी, तो हाँ VCD ऐसे बनती थी। तो मैंने सोचा अब क्या करें, अब ऑडियो तो ख़त्म होने लगा है, सीडी का ज़माना आ गया, तो कैसे। मैंने स्क्रीन कभी से नहीं किया था, शेयर नहीं किया था, स्क्रीन पर कैसे बोला जाता है। ऑडियो तो हम तो ऐसे माइक लगा दिया, कान में हेडफोन डाल दिया, बोलना शुरू किया तो बोलते चले जाते थे। लेकिन सीडी बनाना या स्क्रीन पे दिखना, उसके लिए एक्टिंग की ज़रूरत है। एक्टिंग कहाँ से करें, एक्टिंग कभी ज़िंदगी में की नहीं थी। तो मैंने नाटकों में काम करना शुरू किया, छोटे, और उसकी वजह से मुझे नाटकों से सीखने को मिला कि किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, किस तरह से लाइट पकड़नी चाहिए, किस तरह से स्पॉट के नीचे खड़ा रहना चाहिए, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। ये सब सीखने के बाद मैंने सोचा कि अब ऑडियो का ज़माना ख़त्म हो गया, सीडी का ज़माना आया है, स्क्रीन का ज़माना आया है। तो मेरी एक पहचान की कंपनी थी जिनके लिए मैं काम करता था ऑडियो कैसेट। वो कंपनी है पूना में वो कंपनी है जिसका नाम है सुमित कैसेट कंपनी। तो वो सुमित म्यूज़िक वाले मेरे दोस्त थे, सुभाष परदेसी, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सुभाष जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी मिलना है। तो उन्होंने कहा क्या काम है? मैंने कहा मैंने जितनी भी ऑडियो कैसेट बनाई है उसके अच्छे जितने भी
चीज़ें हैं, जोक्स हैं, कॉमेडी है, उनको निकालकर उनका वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा तुम और अकेले बनाने से अच्छा हमारी कंपनी के लिए बनाओ। तो मैंने वही पोड़ धुर नासा उसकी वीडियो बनाई और वो भी चली। वो इतनी चली कि कंपनी इतनी खुश हो गई, तो मुझसे बोलने लगे सुभाष जी की और कुछ है तो बताओ। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन मैं पहले प्रोग्राम ज़्यादा करता था, स्टेज के शोज़ मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस टाइम पे ऑडियो कैसेट की वजह से मेरा नाम हो गया था। अब मैं दिन रात बिजी रहता था स्टेज के प्रोग्राम, मतलब महीने के मैं 40 दिन सिर्फ प्रोग्राम करता था, सुबह शाम दिन रात प्रोग्राम ही प्रोग्राम। तो मैं जब प्रोग्राम से आता था तो मेरी माँ, हमारा घर यहाँ चाली में था, चाल जिसको कहते हैं, छोटा चौल जैसे, तो वो चौल सिस्टम में मेरा घर था। और मैं रात को आता था आखिरी ट्रेन पकड़ के, लास्ट ट्रेन जिसे यहाँ मुंबई में लोकल ट्रेन कहते हैं, लोकल ट्रेन पकड़ के मैं रात के आखिरी ट्रेन को पकड़ के घर आता था। तो हमारे घर में सातों के सातों भाई सोए रहते थे, सब सोए रहते थे। मैं अपना चुपचाप घर में आता था, अपनी बैग कोने में रख देता था, खुद खाना निकाल के खाता था और टीवी लगाता था। और टीवी लगाने के बाद आवाज़ म्यूट कर देता था, मतलब आवाज़ सुनाई न दे, कोई उठे ना, इसके लिए आवाज़ बंद करके मैं टीवी लगा देता था। तो एक दिन मैंने टीवी लगाई, रात को 2:30-3 बजे थे, टीवी लगाई तो शोले फिल्म चल रही थी। तो मैंने शोले फिल्म देखी, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो मैंने आवाज़ म्यूट करके धीरे से अपने अंदर ही अंदर गब्बर सिंह के डायलॉग बोलना आगरी में शुरू किया है। जैसे गब्बर सिंह बोलता है, कितने आदमी थे वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ, क्या समझ के आए थे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे ओ साबा, कितना इनाम रखे है रे सरकार हम पर। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आगरी में बोलूं, तो फिर मैंने उसको आगरी में बोलना शुरू किया। किती माणसं होती रे, हा की 2 न तुम्ही 3 तरी हलवी तेलात, काय वाटलं रे, हात हलवी तेल्यावर गब्बर खुश व्हाल, खावाला तांदळाच्या भाकऱ्या देल, पिवाला जांभळाची दारू देल। हा, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम है रमेश यादव, जो यहाँ पर KDMC में काम करता है। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा चल लिखते हैं। तो हम दोनों दिन रात बैठकर वो स्क्रिप्ट लिखी और उसके डायलॉग लिखते लिखते हम हंसते थे, दोनों हंस हंस के लोटपोट होते थे। फिर बाद में जब स्क्रिप्ट लिखी तो मैं कंपनी के पास गया, कंपनी को मैंने कहा ये लिखा है। कंपनी ने कहा सुना क्या है। तो मैंने जब कंपनी को सुनाया तो वो उछल उछल के हंसता था, उछल उछल के। उसने कहा ठीक है चलो शूटिंग करते हैं। फिर हमने SL स्टूडियो बुक किया, बम्बई का एक बहुत ही जाना माना स्टूडियो है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। वो SL स्टूडियो बुक किया और यहीं पे हमारे मापा करके है एक, तो वहाँ पर मैंने लोकेशन देखा पहाड़ का। वो पहाड़ देखा, बिल्कुल शोले जैसा पहाड़ था। वो पहाड़ चुना और फिर बाद में उसकी शूटिंग हुई। और पता नहीं था कि ये फिल्म चलेगी, वो इतनी चली मेरे पोड़ धुर हासा कैसेट की रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया और वो घर घर में पहुंची। और आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो लोग मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आगरी शोले फरमाइश करते हैं। तो फिर मैं वही गब्बर सिंह का डायलॉग सुनाता हूं। और उस कैसेट की वजह से मुझे चैनल ने मुझे बुलाया। हमारे मराठी के फिल्म स्टार हैं मकरंद अनासपुरे, हाँ, तो वो भी थे उस प्रोग्राम में। तो मुझे जी मराठी ने बुलाया कि एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो रियलिटी शो है जिसका नाम है हास्य सम्राट, और आपको उसमें हिस्सा लेना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो महाराष्ट्र के कम से कम 350-400 कॉमेडियन उसमें थे। उसमें से 40 लोगों को चुना गया और 40 लोगों में 10 लोग और 10 में 5 लोग जीते। उनमें से मैं एक था जिसको महाराष्ट्र ने हास्य सम्राट का पुरस्कार दिया। और उसकी वजह से, आगरी भाषा की वजह से, हमारे यहाँ के माजी मुख्यमंत्री स्वर्गवासी विलासराव देशमुख, इनके हाथों से मुझे महाराष्ट्र कला भूषण का पुरस्कार मिला। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत अच्छी एक जर्नी रही है, उसमें बहुत कमाल आपने किया है।
थोड़ा जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, मराठी भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, तो गढ़वाली कुमाऊनी को लेकर के अक्सर बहस छिड़ती है कि ख़त्म हो रही हैं, लोग बोल नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप मुंबई में बैठ कर के, यहाँ पे उत्तराखंडी बहुत सारे हैं, किस तरह से लोग जो है अपनी भाषाओं को बचा सकते हैं, और किस तरीके से, क्या आप लोग आपस में बात करते हैं मराठी गढ़वाली में कि नहीं करते हैं? किस तरह का माहौल मुंबई में आपके लिहाज से है? पहली बात जो है, हमारे यहाँ पर जो कौतिक होता है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत बड़ी तादाद में होता है, और सभी प्रकार के लोग आते हैं। कुमाऊनी आते हैं, गढ़वाली आते हैं, नेपाली भी आते हैं, मराठी लोग भी आते हैं, यहाँ यूपी के भी लोग आते हैं। मतलब हर समाज के लोग हमारे कौतिक को देखने आते हैं। और ये जो चल रहा है कि कुमाऊनी और गढ़वाली, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हो जाए ना, तो जो हम लोग आज देख रहे हैं उससे भी वो भव्य दिव्य होगा, है ना। ये उत्सव नहीं, महा उत्सव होगा, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव मुझे तो नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कहीं होता होगा। बम्बई के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में इतना बड़ा कौतिक आज तक नहीं देखा, है ना। और इसको सिर्फ हम गढ़वाली या कुमाऊनी लोग ही एंजॉय नहीं करते, सभी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है जब ये बहस होती है, ये थोड़ा सा झगड़ा होता है, या तू मैं होती है, अनबन होती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होने से क्या होता है, हमारा ही नाम खराब होता है, हम ही लोग बदनाम होंगे। हाँ, समाज के तौर पे आप बंटे हुए नजर आते हैं। जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग हम पे हंसते, देखो ये इनको देखो, ये देखो इतना अच्छा करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, है ना। क्या गढ़वाली, क्या कुमाऊनी, हम सब हैं भाई भाई, है ना। हम सब अपने हैं, हम पहाड़ से आने वाले पहाड़ी हैं, देवभूमि से आते हैं हम, है ना। हम देवों की भूमि में रहते हैं, है ना। आज हम महाराष्ट्र में इसलिए मनाते हैं कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, और संतों ने क्या किया है, भगवान को पूजा है ना। तो फिर संतों ने ही भगवान को पूजा है, तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड तो एक ही है, एक ही भूमि है, क्योंकि एक तो देवभूमि है, एक संतों की भूमि है। और संतों की भूमि में देवभूमि के लोग आकर अगर ऐसा कुछ करें तो वो बुरा लगता है, मन को थोड़ा सा दुख होता है उस बात का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक हो गए तो देखो, जितना भव्य आज हो रहा है उससे भी ज़्यादा भव्य होगा। और इसकी चर्चा न केवल मुंबई में, न केवल महाराष्ट्र में, न केवल उत्तराखंड में, हाँ, न केवल यहाँ भारत में, पूरी दुनिया में लोग इसकी वाहवाही करेंगे। आपने सही कहा। गढ़वाली कुमाऊनी की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा की भी बात आती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जॉनी रावत जो है वो घर में गढ़वाली में बात करते हैं, जब माँ बाप से बात करते होंगे या बच्चों से बात करते होंगे। और दूसरा सवाल मेरा इसी से संबंधित है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो प्रदेश चले जाते हैं वो अपनी भाषाओं को भूल जाते हैं। तो किस तरीके से इन भाषाओं को हम संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से इनको बढ़ावा दिया जा सकता है? नहीं, बोलना चाहिए। अपनी भाषा है, अपनी बोली है, इसे बोलना चाहिए। इसीलिए मैं अपने उत्तराखंड के किसी भी प्रोग्राम में जब भी मुझे बुलाया जाता है, तो वो मुंबई हो, कहीं पे भी हो, तो मैं जाता हूँ। और मैं जाता हूँ तो पहली 2 लाइनें 4 लाइनें गढ़वाली में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बोलता हूँ, जैसे लोग फरमाइश करते हैं उस ढंग से बोलता हूँ। क्योंकि सभी तरह के लोग वहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं, उस फंक्शन में आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज की जनरेशन जो है वो गढ़वाली बोलती नहीं है ना। तो हमारे माँ बाप ने तो यही सिखाया कि कुछ ना बोलो लेकिन गढ़वाली पहले बोलो, आनी चाहिए। मेरी वाइफ नहीं बोल पाती, वो समझ लेती है, मेरा बेटा भी समझ लेता है। मैं कभी कभी उनके साथ गढ़वाली में बात करता हूँ तो वो उसका जवाब देते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि भले हम पहाड़ से दूर आ गए हैं, भले हम मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं या देहरादून में हैं, कलकत्ता में हैं, कहीं पे भी हों, भारत के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी मातृभाषा हमको आनी ही चाहिए। क्योंकि ये हमारी माँ है, जो हमारी माँ से मिली हुई वो हमारी हम धरोहर है। उसको हम बोलेंगे तो वो आगे बढ़ेगी, हमारी आने वाली जनरेशन को समझेगी, है ना। हमारे बच्चे सुनेंगे, बोलेंगे, तो उनके बच्चे भी बोलना शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हाँ मैं देहरादून वाला हूँ वगैरह, जो गाना मैंने सुना था, है ना। वैसी हालत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एकदम सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल उठता है रावत जी कि जब हम प्रदेश में आ जाते हैं, और कई लोग मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जो 20 साल से यहीं रह रहे हैं,
क्या जॉनी रावत का अपने घर देश जाना होता है? क्यों नहीं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों नहीं, हम लोग जाते हैं और जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी देवभूमि तो है ही वो। वहाँ पर हमारे इष्ट हैं, हमारे पितृ हैं, हमारी पूरी धरोहर वहीं पे है ना। हमारा गांव है, हमारे खेत हैं, हमारी चाची है, चाचा हैं, हमारे भाई हैं, सब कुछ है। तो हम तो जाते ही हैं, और जब जब मौका मिलता है तब तब जाते हैं। हम देहरादून जाते हैं, देहरादून से हमारी वाइफ का गांव जो है चमोली में है, नारायण बगल, हम वहाँ भी जाते हैं। हमारे गांव भी जाते हैं, जो मेरा घर है, हमारा घर है, वहाँ भी जाते हैं। और हर 12 साल में एक बार पूजा भी होती है, तो उसको भी अटेंड करते हैं। और वो तो हमको तो जाना ही चाहिए। भले हम मुंबई में हमारी कर्म भूमि है, लेकिन हमारा दिल तो वहीं लगा है ना। तो जाना ज़रूरी, हम जाते हैं। जाना ज़रूरी है। अब जब हम गढ़वाली कुमाऊनी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको गढ़वाली में स्टैंड अप करते हुए देखा था, तो मैं चाहूँगा कि हम हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गढ़वाई में कुछ हुए जाओ। गढ़वाली ज़्यादा नहीं करन मी, पर हमारे यहाँ का लोग हाथम जो पहन दी ना, पहुँची बोलती, पहुँची। हाँ, तो एक दिन एक आदमी मतलब अपन घरवाली थे पहुँची ब्याज हैं, अब फोन करके पूछे कि मैंने जो पहुँचाई थी, पहुँची कि नहीं पहुँची। मैंने जो पहुँचाई थी, पहुँची कि नहीं पहुँची। वो पहुँची नहीं थे। तो मिल बोले, आपने जो पहुँचाई थी, पहुँचने से पहले मैं यहाँ पहुँची न जाने कहाँ पहुँची। क्या बात है। मिल कुछ गाना, मतलब हीरो लोग जो बोल दी ना, मिल एक कैसेट भी बने से वह टाइम पर। अच्छा। फिल्मी कलाकार गढ़वाल मजंदी। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत पहले हमारे एक दोस्त है, वो अब ख़त्म है, कि उनको नाम चाहिए कि राजेश बड़तवाल है ना। उनका भी बहुत अच्छा कैसेट बने से है। तो उन हमल दो मिल एक कैसेट बने से। हाँ, हीरो कमाल और गढ़वाली धमाल। तो वह में कुछ मिल हीरो लोग जो हिंदी कलाकार गढ़वाली गाना गाला, तो कन गाला, तो मिला अमिताभ बच्चन ने बने है कि म्यार अंगना में त्यार का काम सा इन। तो फिर मिल इन विश्वास की डायलॉग जो बोलती राजकुमार अगर गढ़वाली गाना डायलॉग बना के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो फिर उनका घुघुती न बासा आम की डाई माँ जानी घुघुती न बासा आओ ओह, इस सब आवाज़ मैं पहले करता था। तो मैं अभी उनको छोड़ दिया, तो स्टैंड अप ही करता हूँ। तो अभी वो सब बातें मेरे दिमाग से निकल गई। लेकिन मैं फिल्मी कलाकारों को बहुत एंजॉय करता था पहले स्टेज पे। गढ़वाली बहुत सारे गानों को लेके हर एक को डायलॉग देता था कि ये कैसे बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे। तो बहुत एंजॉय किया है मैंने उस टाइम पे। और उस पर मतलब काफ़ी काम किया भी आपने। तो क्या, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जॉनी रावत को कहीं कोई स्टेज मिलता है जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई आपको गढ़वाली में स्टैंड अप करना है, तो क्या जॉनी कर पाएंगे? थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। जब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तो फिर मैं फ्लुएंटली कर लूंगा उसको। पर वो स्कोप खुला है, अगर ओपन है हम उसके लिए 100%। तो ये चीज़ रही। आप हिंदी में भी स्टैंड अप करते हैं, हिंदी में भी आपके अच्छा खासा आपके कई वीडियोस हमें मिल जाते हैं। तो हिंदी में करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने कई दिग्गजों के साथ किया है। जॉनी लीवर तो आपके इंस्पिरेशन है ही, राजपाल यादव के साथ भी शायद आप दिखे हैं। हाँ, मैंने फिल्म की थी। उसके बारे में कुछ बताइए कि हिंदी में आपका सफ़र कैसा रहा है? हिंदी में सफ़र, जिस ज़माने में मैं इस फील्ड में आया, कॉमेडी की फील्ड में, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई छूटने के बाद, मेरे पिताजी के ख़त्म होने के बाद हमारी पढ़ाई छूट गई। हमारी पढ़ाई छूटी तो फिर क्या करना है, तो फिर हिंदी में स्टैंड अप, जैसे मैंने कहा मेरे बड़े भाई कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप करते थे। स्टैंड अप नहीं होता था उस ज़माने में, मिमिक्री कही जाती थी। किसी फिल्मी कलाकारों की 5-6 आवाज़ें निकाली तो उसको मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसे नाम। स्टैंड अप कॉमेडियन तो अब बोलने लगे हैं, जॉनी लीवर साहब के आने के बाद उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया। तो उस ज़माने में जब मैं कॉमेडी करता था, तो मेरी पहली जब कैसेट आई फिल्म स्टार नाइट, उसके बाद मैंने बनाई बॉम्बे टू गोवा फिल्मी कलाकारों का सफ़र, पिकनिक। तो ऐसे करते मैंने 4-5 हंसते हंसते ये कैसेट मैंने बनाई। उसके बाद जिस दौर में मैं काम कर रहा था, उस ज़माने में बड़े बड़े दिग्गज मेरे साथ थे, मेरे सामने थे, जिनके साथ मुझे काम करना था और उनको टफ देना था। तो इतने बड़े कलाकारों को टफ देना बहुत मुश्किल काम था। तो मेरे सामने थे जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, सुदेश भोसले, हाँ, नरेंद्र बेदी और जसपाल भट्टी
और सुरेंद्र शर्मा, ये ऐसे दिग्गज लोग थे और ऐसे दिग्गज लोगों के सामने करना तो बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी मैंने उस ज़माने में पहला चैनल जब निकला था टेलीविज़न पे, दूरदर्शन के अलावा एक चैनल निकला था जिसका नाम था एसएन चैनल। वो सिर्फ हिंदी बनाता था, हिंदी कॉमेडी जो स्क्रीन पे दिखाता था, टीवी पे दिखाता था, उसमें मैंने हिंदी में काम किया था और बहुत सारे एपिसोड किए। उसके बाद हाल ही में मैंने कितने सालों के बाद टाटा स्काई के लिए हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी की, जिसका नाम था हंस हंस के। वो आज भी यूट्यूब पे देखने को मिलती है, हंस हंस के जॉनी रावत। तो वो बहुत सालों के बाद मैंने की, लेकिन इतने सारे दिग्गजों के साथ खड़ा होना या उनके साथ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था। फिर भी जितना हो सका मैंने किया और मैंने उस ज़माने में हिंदी में भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया था। लेकिन मेरी किस्मत हिंदी से आगे निकलकर मराठी में घुस गई और लोगों ने मुझे हिंदी में सुनना कम किया, मराठी में सुनना ज़्यादा पसंद किया। और जब भी मैं हिंदी शुरुआत करता था लोग बोलते नहीं नहीं मराठी मराठी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इसी लाइन में ज़्यादा आगे बढ़ा। जब लोग मराठी बोल रहे हैं तो मराठी, जहाँ दुकान खुली है वहीं से दवाइयाँ बेचना शुरू को, तो वहीं किया मैंने। वही किया और वो बखूबी आपने उस काम को किया है। जॉन राव जी, आगे बढ़ने से पहले हम इंटरव्यू के आखिरी 2-4 सवाल में हैं, बढ़ने से पहले हिंदी में जो है आपकी कुछ हम कलाकारी देखना चाहेंगे। क्या सुनेंगे? कुछ जो आपको याद हो अभी तुरंत। याद मतलब देखिए, मैंने जैसे बताया कि हर जगह की बोली अलग अलग होती है, वहाँ का ढंग अलग होता है, लहजा अलग होता है। कभी कभी हम लोगों को हर जगह प्रोग्राम करना जाना पड़ता है, बहुत जगह पे। मतलब भारत तो इतना विशाल देश है, जहाँ जब हिंदी में करते थे मराठी में करते हैं तो सिर्फ एक सीमा होती है महाराष्ट्र, है ना, और या तो फिर फॉरेन कंट्री में जहाँ पर महाराष्ट्र के मराठी मंडल हैं वहाँ पे। तो हिंदी की वजह से हम लोगों को स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता था, काम करने का तजुर्बा भी बहुत अच्छा आता था और लोग भी मिलते थे। तो लखनऊ में हम जब जाते हैं, लखनऊ में जब भी हम जाते हैं तो लखनऊ में एक तहजीब है उनकी, है ना, वो लोग तकिया कलाम नहीं बोलना छोड़ते। हर एक लखनऊ के हर घर में कोई ना कोई ऐसा एक बंदा होता है, ऐसा एक बुजुर्ग आदमी होता है जो तकिया कलाम बोलता है। मतलब किसी बात को बोलने से पहले और बोलने के बाद या बोलने के अंत में, ऐसे बीच में कहीं पे वो अपना तकिया कलाम छोड़ता है। तो मैंने 3 लोगों को देखा, फिर उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया, वर्क किया और उसको मसाला लगा के इस आइटम को बनाया, है ना। तो एक साहब जो थे लखनऊ के, उनको एक आदत थी, वो बात बात पे बोलते थे टांग उठा के, यहीं गया था टांग उठा के, लोगों ने इतने धक्के मारे हैं टांग उठा के, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे बताऊं मैं टांग उठा के। दूसरे साहब जो थे उनको आदत थी, वो बात बात पे बोलते थे अमा आपके मुंह में, कल ही तो गया था आपके मुंह में, दोबारा जाऊंगा आपके मुंह में। तीसरे नवाब थे, उनको आदत थी, वो बात बात पे बोलते थे आपकी दुआ से, अम्मा आपकी दुआ से, कल हमारे घर में बेटा पैदा हो गया आपकी दुआ से। जो आपकी दुआ से बोलते थे उनके घर में रात के 12 बजे चोरी हो गई। सुबह ये दोनों पहुंचे और बेचारे बरामदे में बैठे थे रोते रोते। तो उनको रोता देखकर एक बोला अम्मा क्या हुआ टांग उठा के, कल तो ठीक थे टांग उठा के, अम्मा क्या बताओ, कल हमारे घर में चोरी हो गई आपकी दुआ से, 10-12 चोर घुस गए आपकी दुआ से। अम्मा क्यों घबराते हो टांग उठा के, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं टांग उठा के, कंप्लेंट कर देते हैं टांग उठा के। ये तीनों पहुंचे पुलिस स्टेशन। साहब अंदर बैठे थे, एक अंदर घुसा, 2 बाहर बैठे। जो अंदर गया साहब को देखकर बोला साहब कंप्लेंट लिखिएगा टांग उठा के। साहब बोले क्या बकवास कर रहे हो, क्या वाहियात बात कर रहे हो, क्या हुआ? अम्मा चोरी हो गई टांग उठा के। बोले आप जाओ दूसरे को भेजो। दूसरा गया, बोले आपका दोस्त क्या वाहियात बात करके गया, क्या हुआ आप बताओ। क्या हुआ? चोरी हो गई आपके मुंह में, घर का सामान चला गया आपके मुंह में, गहने चले गए आपके मुंह में, रुपए चले गए आपके मुंह में, जेवर चले गए आपके मुंह में। कसम खुदा की जिस दिन ये चोर मिलेगा आपके मुंह में, इतने जूते लगाऊंगा आपके मुंह में, एक भी दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम ऐसे पकड़ते पकड़ते करते हैं। और कभी कभी सफ़र करते हैं हम लोग, सफ़र में जाते हैं आते हैं। तो आपको पता होगा कि हम जब मुंबई से सफ़र करते हैं तो एक स्टेशन आता है रात को मथुरा,
मथुरा फिर आगे जाने के बाद सुबह दिल्ली पहुंचती गाड़ियाँ, तो एक साहब थे, वो मुंबई में बैठे और उनके बगल में एक सिंधी आदमी बैठा, उसको उतरना था, जो आदमी बैठा था उसको उतरना था मथुरा, और जो सिंधी बैठा था उसको जाना था दिल्ली। तो जिस आदमी को मथुरा उतरना था उसकी एक बीमारी थी उसको सोने की, वो बात बात पर हवा का झोंका चलता तो सो जाता था। तो उसने सोचा कि अगर रात को मथुरा आ गया और मैं सो गया तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो बगल में सिंधी भाई से कहा, भाई साहब आप कहाँ उतरेंगे? तो सिंधी बोला, अरे यार चिड़िया, हम यार दिल्ली जा रहा है यार। बोले आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ दिल्ली जा रहा है बिजनेस का काम करने। बोले आप दिल्ली जा रहे हैं, बीच में रात को मथुरा आए तो आप मुझे उतार देंगे? अरे यार आराम से बैठो यार, गाड़ी अपना बाप का है। बोली नहीं, बात दरअसल ऐसी है, हवा का झोंका चलता है तो मुझे नींद आती है, मैं सो जाता हूँ। अगर मैं सो गया और मथुरा आ गया और मुझे उठाने के बाद भी अगर मैं नहीं उठा तो मुझे उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देना, लेकिन मथुरा में उतारना मेरा बहुत ज़रूरी काम है। बोले अरे यार आराम से लेटो यार, आराम से लेटो। अरे यार मथुरा आएगा, तुम नहीं उठेगा, तुमको उठा के बाहर फेंक देगा यार। चिड़िया तुम चिंता मत करो यार, बैठो आराम से लेटो। वो सो गया, रात हो गई तो सिंधी को भी नींद आ गई, दोनों सो गए। सुबह हुई, गाड़ी सीधे दिल्ली पहुंची तो सिंधी अपना सामान लेके बाहर निकला तो हमाल आया, कूली अंदर आया, उसने देखा एक आदमी सोया हुआ है, उसको उठाया। बोले ओ भाई साहब उठिए। बोले मथुरा आ गया? बोले मथुरा, ये दिल्ली है। बोले दिल्ली? मुझे तो मथुरा उतरना था और यहाँ एक सिंधी बैठा था। कहा? बोले वो सामान उतार रहा है। वो दौड़ता हुआ बाहर गया, सिंधी को देखा और गालियां दी, नालायक, उल्लू के पट्टे, पाजी, नामाकूल, मुझे मथुरा उतरना था, दिल्ली पहुंचा दिया, गधा, नालायक, उल्लू के। बहुत गालियां देकर पेट भर गया तो वो निकल गया। तो ये गालियां सामने कूली सुन रहा था, हमाल सुन रहा था। उसने कहा साहब ये आपको इतनी गालियां दे के चला गया, आप कुछ बोले नहीं? तो सिंधी बोला, चिड़िया ये क्या गाली देगा, गाली तो वो देता होगा जिसको रात को उठा के मैंने गाड़ी से बाहर फेंका। ओके बहुत की है, बहुत खूब। नहीं ये बहुत अच्छा है, वो टैलेंट आपके अंदर है। थोड़ा सा कुछ मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बात होती है। आप और मैं महाराष्ट्र में अभी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मराठी अस्मिता का मुद्दा बहुत बड़ा है ना। यहाँ पर जो है मराठी के लिए लोग जो है कि बस हमारी मराठी भाषा है। गढ़वाल और कुमाऊँ में हमें वो अस्मिता नज़र नहीं आती है, गढ़वाली कुमाऊनी से हमें उतना प्रेम नज़र नहीं आता है। मेरा सवाल ये है जॉनी रावत से कि जिस तरह मराठी अस्मिता के लिए या मराठी लोग अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, उस तरह क्या गढ़वाली कुमाऊनियों को नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सख्ती हुई है कि मराठी बोलनी ही चाहिए। मैंने बीच में एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप भले किसी भी भाषा के हों, आपको मराठी तो आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ की कर्म भूमि में आप हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ रहते हैं, आपका परिवार यहाँ पलता है, तो आपको मराठी आनी चाहिए। उसी तरह हम भले कुमाऊनी हों, गढ़वाली हों, हमको हमारी भाषा आनी ही चाहिए, है ना। और भाषा के साथ साथ एकता भी होनी चाहिए, है ना। हम जब एक रहेंगे तो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब हमारी लड़ाई ही नहीं है ना। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम एक हो ही नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो हमको जो है ये जात पात ये सब छोड़कर, हम गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, सबसे पहले हम उत्तराखंड के देवभूमि के पहाड़ी हैं। ये सबसे पहले हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम, हमारे खून में पहाड़ है ना। हमारे खून में, हमारे खून की हर बूंद में पहाड़ है, हम पहाड़ी हैं, ये पहले देखना है। हम कुमाऊनी हैं, हम गढ़वाली हैं, ये बात की बात है ना। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ पर हैं तो मराठी बोलो, हमारे यहाँ पे भी आप कुमाऊनी हैं, कुमाऊनी बोलो, हम गढ़वाली हैं, गढ़वाली बोलो, हमारी भाषा बोलो। गढ़वाली क्या, कुमाऊनी क्या, थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। और वो फर्क भी मिट जाएगा जब आप लोग एक होंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ कौतिक करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। हर प्रोग्राम करो, हर फंक्शन करो, पूजा करो, कीर्तन करो, जो भी करो मिलकर करो, तो ये भाषा टिकेगी, गढ़वाली टिकेगा, कुमाऊनी टिकेगी।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये हमको आपस में हम लोगों को करने की ज़रूरत है, तो वो फ़र्क मिटाने की ज़रूरत है। जॉनी रावत महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा कभी उत्तराखंड में प्रोग्राम करने का प्लान है या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र करने का प्लान है? का बुलावा आएगा तो जरूर जरूर करेंगे। जाऊंगा, जरूर करूंगा और पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और वो सारी चीज़ें करूंगा जो वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें जिससे लोग खूब हंसते हैं और लोग भूल चुके हैं, उन चीज़ों को उठाकर उन चीज़ों पर सुनाऊंगा। जॉनी जी, आप उत्तराखंडी, महाराष्ट्र का जो उत्तराखंडी समाज है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जो है शोज़ में जाते रहते हैं, आपका मिलना जुलना होता होगा। क्या जो रूट्स हैं, हमारे उत्तराखंड के जो रूट्स हैं, जिस तरह जॉनी रावत को अपना गांव याद आता है या फिर दूसरों को याद आता है, क्या यहाँ का उत्तराखंडी समाज भी सिर्फ कॉथिंग में बिजी है या फिर अपने गाँव को याद करता है और बोलता है कि यार मुझे जाना है वहाँ पर? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर उत्तराखंडी अपने गांव को याद करता है। या मुंबई में क्या, महाराष्ट्र में क्या, परदेश में भी, फॉरेन कंट्री में भी, फिर चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, बैंक, कोई भी देश हो, हर देश में रहने वाला उत्तराखंडी अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को याद करता ही है ना। और वो कोशिश करता है कि मैं साल में क्यों ना हो एक बार तो अपने गांव हर साल जाऊं, है ना। लेकिन क्या हो गया कि ये भागती दौड़ती ज़िंदगी हो गई है, हर इंसान बिजी हो गया, हर कमाने के चक्कर में इंसान बहुत ज़रूरी चीज़ भूलते जा रहा है। लेकिन भूलने के बाद भी वो याद करता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो अपने गांव ज़रूर जाता है। जैसे हम जाते हैं, आप जाते हैं, हर कोई जाता है। जॉनी रावत की हम बात करते हैं क्योंकि जॉनी रावत महाराष्ट्र में मराठियों के बीच काफ़ी फेमस है और बहुत कम लोगों को पता है कि आप पहाड़ से आते हैं या उत्तराखंड से आते हैं। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आप किसी प्रोग्राम में गए और अचानक किसी को मालूम पड़ता है कि यार अच्छा आप उत्तराखंड से हो? क्या कभी इस तरह के इंसिडेंट? अभी की बात है, जब मैं एक उत्तराखंडी प्रोग्राम में गया था। हमारी अपनी कमेटी का प्रोग्राम था, हमारी बोली हमारी भाषा करके, और ये उलवे में हुआ था। नवी मुंबई उलवा है, और बहुत ज़बरदस्त बात हुई थी वहाँ पे। उलवा करके है वहाँ पे, एक हॉल है ना। तो उस हॉल में प्रोग्राम था और गढ़वाली प्रोग्राम था। गढ़वाली कुमाऊनी सब मिलकर नाटक कर रहे थे, मतलब नाट्य स्पर्धा बोलते हैं वो था। कुछ गानों का प्रोग्राम था और मुझे गेस्ट बुलाया था, चीफ गेस्ट। मैं गया था और वहाँ के जो कुछ नगर सेवक, आमदार, खासदार जो थे वो सब आगरी थे और मैं वहाँ पे ज़्यादा फेमस हूँ। रायगढ़ का जो हमारा नवी मुंबई जो है वो मेरा होम पिच है। वहाँ पर मैं साल के 12 महीने प्रोग्राम करता हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि जॉनी रावत ये आगरी है। तो जिस दिन उनको बुलाया चीफ गेस्ट, उस दिन मैं भी चीफ गेस्ट था। तो बोले अरे तेरे को क्यों बुलाया? मैं बोला मेरे को क्यों बुलाया, मैं उत्तराखंडी हूँ। हाँ, तू तो आगरी है। मैंने कहा नहीं, आगरी नहीं हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, प्रॉपर गढ़वाली हूँ और पक्का 100% गढ़वाली हूँ। तो बोले यार ये तो धक्का लग गया हमको सुन के। हाँ, हम तो सोचते थे कि तू आगरी है। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो मैं यहाँ, मेरी कर्म भूमि है, मैं यहाँ आगरियों में रहा हूँ, मैं कोली लोगों में रहा हूँ, मराठी लोगों में रहा हूँ और मेरी पढ़ाई भी ज़्यादातर मराठी में हुई है। तो मैं यहाँ की भाषा बोल लेता हूँ और मैं यहाँ के भाषा पे काम ज़्यादा करता हूँ, इसलिए लोग मुझे मराठी समझते हैं, आगरी समझते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब ये है कि वो पहचान हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब जॉनी रावत की जब हम बात करते हैं कि अभी आगे क्या बॉलीवुड में या जो लाफ्टर चैलेंजेस हुए थे, हिंदी में हुए थे, क्या आपने उनके लिए ट्राई नहीं किया? क्योंकि हमें वहाँ नज़र नहीं आया आप। नहीं, मैं उस जमाने में जब लाफ्टर चैलेंज आया ना, तब मेरी शूटिंग चल रही थी आगरी शोले की। वही टाइम का पीरियड था वो, और उस वक्त वो चला। तो उसके बाद मैंने ये है हास्य कभी मुकाबला, उसमें हिस्सा लिया। तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ मारा था, जो इसमें दिखेगा आपको, वो उसमें मैंने पहला प्राइज़ मारा। उसके बाद मैंने हिंदी के 2-3 प्रोग्राम किए, 2-3 प्रोग्रामों में काम किया। लेकिन उस ज़माने में जब दोबारा लाफ्टर चैलेंज आया, उस टाइम पे हास्य सम्राट शुरू हो गया मराठी में। अब जब हास्य सम्राट शुरू हो गया और हास्य सम्राट बनने के बाद फिर मैं वापस कंपटीशन करूं, तो फिर वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र ने मुझे हास्य सम्राट घोषित कर दिया। फिर उसके बाद मैं फिर कंपटीशन में उतरूं तो लोग यही बोलते थे कि अरे ये तो क्या कंपटीशन ही करता है ना।
क्योंकि उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया, मुझे फिल्में मिली, 27 मराठी फिल्में की हैं मैंने, 27 मराठी, और जितने भी दिग्गज हैं मराठी फिल्मों के, फिर आप राजपाल यादव उनके साथ मराठी में, हमारे अपने गढ़वाली निर्मल पांडे उनके साथ मैंने फिल्म की, मुंबईची शहाणे मेरी पहली फिल्म थी, वो की। उसके बाद आपके मोहन जोशी जैसे दिग्गज कलाकार, मराठी के जितने भी दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया, फिर इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं। आज भी मुझे लोग बुलाते हैं चाहे चैनल पे कि कंपटीशन है, तो मैं कंपटीशन नहीं, एज ए गेस्ट बुलाओ, मैं आता हूँ, गेस्ट आता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। अभी मैंने जी पे एक प्रोग्राम किया था, हेतर काहीच नाही, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा मराठी में उसका मतलब होता है, उसमें काम किया, उधर प्रोग्राम किया। बाद में हास्य रंग किया, बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने। कॉमेडीची बुलेट ट्रेन, जिसमें आप ये फ़ोटो देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है, ये कलर्स मराठी का, उनके प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया। एज ए गेस्ट मैं परफॉर्म करता हूँ, है ना, मगर अभी वो रहा नहीं कि हम जाके कंपटीशन में या रियलिटी शो में परफॉर्म करें या पार्टिसिपेट करें। तो अब एक मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी की तरह, क्योंकि आप जॉनी लीवर से भी मिले हुए हैं, राजपाल यादव से भी मिले हुए हैं, और कई मराठी कलाकार जो हिंदी में भी काम करते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। जॉनी लीवर को जानना एक पर्सन के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पर, या राजपाल यादव को एक इंडिविजुअल के तौर पर जानना, क्योंकि जब वो पर्दे पे तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर जब वो आम आदमी की तरह मिलते हैं आपसे, तो किस तरह का व्यवहार आपको नज़र आता है, क्या डिफरेंस हमें पता चलता है कि जॉनी लीवर रियल लाइफ में भी उतनी ही फनी है या नहीं? जॉनी भाई जैसा इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जॉनी भाई हमारे गुरु हैं, ऐसे नहीं कि हम उनके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जो भी रोजी रोटी चल रही घर में, हमारे घर में जो भी चूल्हा जल रहा है, ये जॉनी लीवर की वजह से। जॉनी भाई ने पहली जो कैसेट बनाई हंसी के हंगामे, जिसके बाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन को एक इज्जत मिलने लगी, एक नाम मिलने लगा, लोग बड़ी उम्मीद से देखने लगे कि अरे ये तो, मतलब लोग हमारा आदर सम्मान करने लगे। ये जॉनी भाई की कृपा है, क्योंकि जॉनी लीवर ने अगर वो नहीं किया होता तो आज स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला, मिमिक्री करने वाला, नकल करने वाला, लोगों को हंसाने वाला, वो उतने तक सीमित रहता। आज भी जॉनी भाई के घर हम जाते हैं ना तो बैठ नहीं पाते, वो आदमी इतना हंसाता है। मुझे एक किस्सा याद है, जॉनी भाई के पास मैं जब पहली बार गया था मिलने, वो मुझे सीधे नाम से पुकारते हैं, मतलब नाम, मतलब जॉनी नहीं बोलते, रावत करके, अरे रावत जी आइए बैठिए, सीधा यही बोलते। तो मैं उनके साथ बैठा था, मैंने कहा सर मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। अरे 10 मिनट क्या, तू बैठ, बिठाया, चाय पिलाया, पानी पिलाया। मुझे इतना याद है कि आधे पौने घंटे में बात करने के बाद उन्हें शाहरुख खान का फ़ोन आया उस वक्त। तो शाहरुख खान का फ़ोन आया कि कहाँ हुई, वो कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरे पास गेस्ट आया है, बहुत ज़रूरी गेस्ट है और मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता, मैं यहाँ फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूँगा। इतना अच्छा लगा कि एक इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा कलाकार, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी का बेताज बादशाह माना जाता है, वो हमारे को इतना आदर सम्मान देता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जॉनी भाई जैसे शुरू में थे आज भी वैसे ही हैं, उनके पूरे पांव ज़मीन पर हैं। कि आप जॉनी लीवर की बात कर रहे हैं सर, और जॉनी लीवर को आप काफ़ी करीबी से फॉलो करते हैं, तो अगर जॉनी लीवर की मिमिक्री अगर आप कर पाएँ, मुझे नहीं पता, नहीं कर पाता। अच्छा, तो कोई, चलो हम जब मिमिक्री की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने हिंदी में की है, चाहे मराठी में हो या किसी में भी हो, किसी भी कलाकार की जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हों, 2 लाइनें उसके उस आवाज़ में हो जाए। मैं फिल्मी कलाकारों की आवाज़ें बहुत बखूबी निकालता हूँ, तो मैं आपको हिंदुस्तान के मशहूर ट्रेजेडी किंग की आवाज़ सुनाता हूँ, दिलीप कुमार की। मैं पहले बहुत करता था इनकी आवाज़ की नकल, अभी तो छोड़ दिया मैंने। एक फिल्म आई थी मशाल, मशाल फिल्म में एक छोटा सा सीन था कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं, अचानक उनकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और वो गिरती हैं और तड़पड़ाती रहती हैं, तड़पती रहती हैं। तो दिलीप कुमार देखते हैं, रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, और वो उसको देखकर कहते हैं, सुधा क्या हुआ, सुधा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरा सीन होने के बाद वो पत्रकार रहते हैं, जब
उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, तब उनका जो शिष्य होता है अनिल कपूर, वो पत्रकार बनकर आता है और दिलीप कुमार अपना रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हैं। जब अनिल कपूर को पता चलता है तो अनिल कपूर बोलता है कि मैं आपके बारे में अखबार में लिखूंगा। तब दिलीप कुमार वही किस्सा उनको दोहरा के दिखाते हैं। किस तरह से बोलते हैं, लिख सकती हो राजा, हाँ तुम बहुत कुछ लिख सकते हो राजा, क्योंकि अभी तक किसी सरमायादार ने तुम्हें घर से नहीं निकाला, अभी तक किसी ने तुम्हारे अखबार को आग नहीं लगाई राजा। हाँ तुम लिख सकते हो। जब किसी गरीब का सामान उसके घर के दहलीज के बाहर फेंक दिया जाता है ना राजा, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है तुम लिखना। हाँ ये भी लिखना, जब कोई अखबार में लिखने वाला इंसान उसके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ जाता है और उसकी मासूम पत्नी इस रास्ते के चौराहे पर पड़ी रहती है, तड़पड़ती रहती है, तो वो क्या लिख सकते हो लिखना। उस दिन भी ऐसी रात थी, उस दिन भी मेरी बीवी इसी रास्ते पर पड़ी थी और मैंने आवाज लगाई, ए भाई गाड़ी रोको भाई, यहां मेरी बीवी मर रही है भाई, इसे अस्पताल पहुंचाना है भाई, गाड़ी रोको, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी कुछ करते हैं, ए भाई। ये मैं पहले करता था और बहुत सारी आवाजें, जैसे शक्ति कपूर की भी आवाज मैं निकालता था पहले, ऐसे उनकी आवाज ऐसी है, आओ धातुरे आओ, इचका आओ, मैं आदमी बहुत हरामी हूं, आओ। बहुत खूब। आज जॉनी रावत का मैं एक और टैलेंट देख रहा था जब यूट्यूब पर मैं आपको सर्च कर रहा था, आप गाने भी गाते हैं। आपने आगरी में गाने गाए हैं जहाँ मैंने हिंदी भी मैं स्टेज पे गाता था पहले, बहुत पहले, अभी छोड़ दिया क्योंकि उतना मौका नहीं मिलता, वो उतना समय नहीं मिलता। स्टेज पर जाने के बाद लोग गाने कॉमेडी सुनना चाहते हैं, जो सुनना है वही सुनने के लिए बैठे रहते हैं और उनकी उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझको इतना सुना है, इतना कुछ उनको पता है मेरे बारे में, जो भी चीज़ें फेमस हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, लोग उसी की फरमाइश करते हैं, उसी में पौना घंटा निकल जाता है, फिर गाने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं पहले गाता था, तुम तो ठहरे परदेसी वगैरह, कव्वालियाँ वगैरह गाता था, बाद में नहीं, फिर छोड़ ही दिया वो सब। अगर जॉनी रावत को कोई, एक तो मैं चाहूँगा कि आगरी गाना कोई अगर आपको याद हो, क्योंकि मुझे आगरी भाषा बड़ी प्यारी लगती है, पर अगर याद ना हो तो गढ़वाली में कोई अगर याद हो तो 2 लाइनें, चाहे आधा अधूरा जैसा भी हो, टूटा फूटा, पर हम सुनना चाहेंगे। हाँ 100% हमारे घर में तो गढ़वाली गाने ही ज़्यादा सुने जाते हैं, है ना। और हम तो ज़्यादा, मैं तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, और हमारे घर में भी हमारी वाइफ भी खाना बनाती है तो गढ़वाली गानों को ही सुन के बनाती हैं, है ना। तो वही बस हम तो सुनते रहते हैं, क्योंकि हमको तो वो गाने ही अच्छे लगते हैं। आजकल की फिल्मी गानों से अच्छा तो वही लगता है कि हाँ, क्योंकि हम हिंदी फिल्मी गाने या मराठी फिल्मी गाने वो सब नहीं सुनते। हमारे घर में सुबह भजन लगते हैं, उसके बाद जो गढ़वाली गाने शुरू होते हैं, बस वही, गुगुते न बासा गुगुते न बासा आमुकी डायो माँ, गुगुते न बासा। आज जॉनी रावत जी, इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में हैं हम लोग, और एक सवाल, क्योंकि आप पौड़ी से आते हैं, और एक सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक प्रवासी से हम बात करते हैं। पौड़ी जो है, पलायन की मार सबसे ज़्यादा पौड़ी ने झेली है, दूसरे गांव में भी हैं, लेकिन पौड़ी सबसे ज़्यादा खाली नज़र आता है। जब हम जॉनी रावत की बात करते हैं तो क्या जॉनी रावत या फिर जो प्रदेश में रह रहे हैं, आपका ठिकाना पौड़ी में है, अभी भी वहाँ घर है, आना जाना लगा रहता है, और क्या फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि यार जब इन सब काम से छुट्टी ले लूँगा तो अपने गाँव में कहीं रहूँगा या रिटायरमेंट ले लूँगा? कोशिश तो है हमारी, लेकिन क्या है कि अब यहाँ की ज़िंदगी अलग हो गई है ना, और वहाँ की लाइफ अलग हो गई है ना। और वहाँ पर लोग पलायन कर के इतना निकल गए आगे, पूरा गांव सूना पड़ गया है, कोई है ही नहीं समझो, है ना। तो जाएं तो कहाँ जाएं, किसके लिए जाएं, ऐसा हो गया। लेकिन आना जाना तो लगा रहता है, मगर हम सोचते हैं कि ये भागदौड़ की ज़िंदगी, ये जो ट्रैफिक, बाद में ये जो चिल्लम चिल्ला जो भी चल रहा है यहाँ पर, कभी लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, अमुक तमुक जो भी है, इन सब से छुटकारा पाकर शांत अपने पहाड़ पे जाएं, अपने घर में वहाँ रहें, ऐसा। लेकिन क्या है कि
हमारी लाइफ यहाँ इतनी बिजी हो गई है कि हमको सिर्फ यादें रह गई हैं, यादें ही रह गई हमारी, है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिलता है, जब भी आराम होता है, जब भी छुट्टियाँ मिलती, हम चले जाते अपने हैं, गांव घर को देखने के लिए। अपने गांव जाते हैं। एक लाइटर नोट पे ये सवाल है, जैसे हमारे पहाड़ में देवी देवताओं को बहुत माना जाता है और दोष लगना और बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या जॉनी रावत भी इस चीज़ को मानते हैं कि देवी देवता और हमारे देवी देवता हैं? हम मानते हैं। हम जब भी जाते हैं हमारे इष्ट भगवान को, हमारे उनका कुल देवता को जाके हम वहाँ बेली चढ़ाते हैं, है ना। हाथ पांव जोड़ने जाते हैं, पूरा परिवार जाता है। और मानना तो ज़रूरी है क्योंकि हम देवभूमि से आए हैं, है ना। हमारे यहाँ पे भी हम घर में हवन पूजा सब चलता रहता है। जॉनी जी, इस इंटरव्यू को हम यहाँ पर ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ख़त्म जो है हम, क्योंकि आप कॉमेडी किंग हैं, हास्य सम्राट हैं महाराष्ट्र के, और आगरी में जो भी आपको स्टैंड अप याद आता है वो हमारी ऑडियंस को सुना दीजिए और उसके बाद हम गुड बाय कहेंगे। आगरी में या जो भाषा आपको याद आ, जिसमें भी आप जो भी स्टैंड अप आपको याद आता है अभी, उसमें मराठी में, मराठी में सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मराठी में देखिए, अब मराठी में सुनाने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी बात बताता हूँ कि बीच में कोविड नाम का एक ज़्यादा तकलीफ हुई थी लोगों को। उस टाइम पे हर कोई डॉक्टर बन चुका था, हर आदमी डॉक्टर, प्रत्येक माणूस डॉक्टर, प्रत्येकाला सल्ला द्यायची सवय होती, यानी हर कोई हर किसी को सलाह देता था, ए बघ काढा पी काढा, आलं टाक, मिर्ची टाक, मसाला टाक, काढा पी। और कुछ लोग बोलते थे वाप घे वाप। एक बुड्ढे ने हाप ली, उसको चढ़ गई। और एक बोलते थे गरम पानी पी, गरम पानी। एक आदमी ने इतना गरम पानी पी लिया, पेट की अतड़ियां बोलने लगी गले को, गीजर फिट किया है क्या। इतनी हालत खराब थी, है ना। और कॉमेडी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कैसे वक्त का भी तो तकाजा है ना, तो वक्त के हिसाब से चले तो अच्छा है और वो चलना भी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जॉनी रावत जी, उत्तराखंड से आते हैं और महाराष्ट्र की धरती में अपना एक नाम बनाया हुआ है, अपनी एक पहचान बनाई हुई है। और जब लोग कहते हैं कि यार हम गढ़वाली कुमाऊनी, हमें बोलने नहीं आती, हम बोलना नहीं चाहते, तब हमें जॉनी रावत जी को देखना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ अपनी भाषा को अपना कर रखा है, बल्कि उस भाषा को भी अपनाया है जो उनकी अपनी बोली नहीं थी और जिन्हें उन्हें अपनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आज उनका उसमें करियर है, उसमें एक पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड से निकलकर वो महाराष्ट्र की धरती में अपना एक नाम बना चुके हैं, अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो जॉनी रावत जी से आपका मिलना कैसा रहा, उनको सुनना आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल या सलाह आपकी तरफ से हो वो भी लिखिएगा, हम ज़रूर जॉनी रावत तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।